सामने ढेर सारी एक से एक साड़ियाँ सजी हुई थीं और इधर पुष्पा जी अपनी बहू और बेटी के बीच में बैठी हुई थीं। तभी दुकानदार ने कहा, माँ जी कुछ पसंद आया या नहीं? तो पुष्पा जी ने कहा, अरे पसंद कैसे आएगी, ठीक से दिखा ही नहीं रहे हो, ये हमारे स्टेटस की साड़ी नहीं है। यह सुनकर दुकानदार ने तुरंत साड़ियाँ हटवाईं और महंगी महंगी साड़ियाँ सामने रखवा दीं। वह साड़ियाँ देखकर तो पुष्पा जी की बेटी कनक ने बड़ी तेजी से उस ढेर के बीच में से एक साड़ी उठाकर कहा, मुझे तो यह वाली अच्छी लग रही है ना मम्मी, मुझ पर सुंदर लगेगी ना? तो पुष्पा जी ने भी चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लाते हुए कहा कि हाँ, ये साड़ी मेरी बेटी पर बहुत सुंदर लग रही है। ज़रा बताइए तो भाई साहब, साड़ी कितने की है? सुनते ही दुकानदार बोला, माँ जी यह सबसे लेटेस्ट साड़ी का कलेक्शन है, तो फिर भला पसंद क्यों नहीं आएगी, पूरे 20,000 की है। तो कनक ने सुनकर तुरंत कहा, अरे मम्मी ये तो बहुत महंगी साड़ी है। तो पुष्पा जी तुरंत बोली, अरे मेरी बेटी के लिए क्या सस्ती क्या महंगी, भाई साहब इसको पैक कर देना। चल बहू अब तू भी पसंद कर ले। कनक के लिए 20,000 की साड़ी खरीदते ही पुष्पा जी अपनी बहू निवेदिता की तरफ मुड़ी, जो वहां पर रखी हुई आसमानी रंग की साड़ी बड़ी हसरतों से देख रही थी। पुष्पा जी भाप गईं कि निवेदिता को यही साड़ी पसंद आ गई है। पुष्पा जी के चेहरे का जो लाड़ अपनी बेटी के लिए छलका था, वह बहू को देखते ही पल भर में गायब हो गया। उन्होंने तुरंत अपने पर्स को खोला और हाथ डालकर पैसे देखने लगी और पैसे देखते हुए वह बड़बड़ाई, अब क्या करूं, इन पैसों से तो कनक ने साड़ी खरीद ली, पैसे तो बचे ही नहीं। फिर उन्होंने बहू से कहा, अरे बहू मेरे पास 5,000 रुपये हैं, तू इतने की कोई साड़ी देख ले। यह बात सुनते ही निवेदिता का चेहरा देखने लायक हो गया। वह कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही पुष्पा जी बोली, अरे वो ससुराल वापस जा रही है, उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी था, तू तो कम की साड़ी लेकर भी काम चला सकती है ना। यह बात सुनकर निवेदिता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन पुष्पा जी ने उसको अनदेखा करते हुए कहा, भैया थोड़ी कम वाली दिखाओ। पुष्पा जी ने एक नकली आह भरते हुए कहा, चल बहू अब तू भी देख ले कोई अपने लिए, फिर ये मत कहना कि मैंने पूछा नहीं, यह मैं तुझे अपने पास से दिलवा रही हूँ। एक साड़ी में ही पैसे ख़त्म हो गए तो बजट तो ख़त्म ही समझो। निवेदिता ने बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोके। अपनी सास का रवैया देखकर उसका दिल नफरत से भर गया, क्योंकि वह अब सारा खेल समझ गई थी। जैसे ही दुकानदार ने दूसरी कम बजट की साड़ियाँ लाकर रखी, तो उनको देखते ही पुष्पा जी बोली, देख बहू यह भी कितनी अच्छी लग रही हैं, इनमें से भी तू पसंद कर ले। तेरी सास इतनी तो दिलदार है, भला तू क्यों दुकान से खाली हाथ लौटे। पुष्पा जी इस तरह नाटक कर रही थी कि मानो निवेदिता पर एहसान कर रही हो। निवेदिता अपने आंसुओं को छुपाते हुए बोली, नहीं मम्मी जी, मेरे पास घर में बहुत साड़ियाँ रखी हैं, इसलिए रहने दीजिए। यह सुनकर तो पुष्पा जी ने जैसे राहत की सांस ली, लेकिन फिर निवेदिता से थोड़ा चेहरा बनाकर बोली, चल ठीक है जैसी तेरी मर्जी, लेकिन बाद में ये मत कहना कि मैंने पूछा नहीं था। उधर कनक 20,000 की साड़ी को हाथों में थामे मुस्कुराकर बार बार साड़ी को देख रही थी। उसे तो भाभी के दिल टूटने से कोई मतलब ही नहीं था। उसने तो तुरंत यह भी सोच लिया था कि ससुराल में जाकर साड़ी दिखाकर अपनी जेठानी पर रौब कैसे जमाएगी। जब तीनों घर पहुंची तो निवेदिता का पति विनोद उसके आते ही बोला, अरे आ गए आप लोग, दिखाओ निवेदिता कैसी साड़ी लेकर आई हो अपने मायके पहनने के लिए। विनोद के कहते ही निवेदिता कुछ बोलती उससे पहले ही कनक ने चहकते हुए तुरंत वो महंगी साड़ी विनोद के सामने रख दी। देखो भैया मेरी साड़ी कितनी सुंदर है, आपको पता है पूरे 20,000 की है और बिल्कुल लेटेस्ट है, इसकी मार्केट में भारी डिमांड है, मैं तो कब से इसके बारे में सोच रही थी, आज मिल भी गई। कनक के बैग से साड़ी निकालते ही विनोद साड़ी को देखकर मुस्कुराया और उसे छूकर कहा, हाँ सच में बहुत सुंदर है। लेकिन उसने देखा कि निवेदिता चुपचाप खड़ी हुई है, तो उसने निवेदिता से पूछा, अरे निवेदिता तुम्हारी साड़ी कहाँ है, तुम भी तो लाई होगी ना अपने घर जाने के लिए। उसने निवेदिता के खाली हाथों की तरफ देखते हुए कहा, तो निवेदिता का चेहरा पल भर के लिए उतरा, लेकिन उसने फिर खुद को संभाला। उसकी आवाज़ में एक नुकीली कड़वाहट साफ महसूस हो रही थी। नहीं, मेरे पास घर में बहुत साड़ियाँ पड़ी हैं, वहाँ ख्याल आया कि ऐसे भी काम चल सकता है, और वैसे भी कनक की साड़ी के बाद तो बजट ही ख़त्म हो गया ना, उसमें मेरे स्टेटस की कोई अच्छी साड़ी तो आने से रही। खैर मैं शाम का खाना बनाने जा रही हूँ,
इतना कहकर निवेदिता सीधी रसोई की तरफ बढ़ गई, लेकिन पीछे से पुष्पा जी बोल पड़ी, देखो कैसे तू नक्कर चली गई। अरे पूरी बात क्यों नहीं बताती। अरे विनोद, पैसे खत्म नहीं हुए थे, बल्कि मेरे पास पेंशन में के बचे हुए ना 5,000 रुपये थे, और मैंने इससे कहा भी था कि मैं दिलवा रही हूँ, बस तू खरीद ले, लेकिन ये मानी ही नहीं। अब बता तू, इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकती हूँ। कनक के लिए ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि उसे ससुराल वापस जाना था ना। अपनी माँ की बातें सुनकर विनोद खामोश रह गया। वह जानता था कि इस समय निवेदिता के मन में तूफान चल रहा है। उधर रसोई में जाकर निवेदिता बर्तनों को पटकते हुए अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश करने लगी। उसका मन अंदर ही अंदर तिलमिला रहा था। उसे सब याद आ रहा था कि कैसे उस दिन जब उसने अपने मायके के फंक्शन में जाने के लिए विनोद से एक साड़ी खरीदने के लिए कहा था, और विनोद ने निवेदिता को 10,000 रुपये दिए थे, तो कैसे पुष्पा जी बीच में कूद पड़ी थी। पुष्पा जी ने बड़े प्यार से शब्दों में चाशनी भरते हुए कहा था, विनोद 10,000 नहीं बल्कि 20,000 निकाल, क्योंकि साड़ी एक नहीं बल्कि दो आएंगी। यह सुनकर विनोद ने चौंक कर पूछा, तो पुष्पा जी बोली थी, अरे कनक भी तो ससुराल से आई हुई है और अब वापस भी जाने वाली है, तो उसे भी तो विदाई में साड़ी देनी पड़ेगी, वरना उसके ससुराल वाले क्या कहेंगे कि खाली हाथ चली आई। तो उसके लिए भी मुझे पैसे दे दे, मैं कनक और बहू को लेकर चली जाऊंगी, दोनों साड़ी एक साथ खरीद लेंगे। विनोद ने तुरंत 20,000 निकालकर अपनी माँ के हाथ पर रख दिए, और निवेदिता देखती ही रह गई। वह पुष्पा जी के साथ जाना ही नहीं चाहती थी, मगर अब मजबूरन पुष्पा जी के साथ जाना पड़ा। और लेकिन पुष्पा जी ने बड़ी ही चालाकी से बहू की साड़ी के बजट को अपनी बेटी की पसंद पर न्यौछावर कर दिया था। निवेदिता रसोई में खड़ी गुस्से की आग में जल रही बात थी। सिर्फ साड़ी की नहीं थी, बल्कि इस बात की थी कि आज पुष्पा जी ने दुकान में कितनी चालाकी से उसका अपमान किया। किस तरीके से पुष्पा जी ने दुकानदार को सस्ती साड़ी लाने के लिए कहा था अपनी बहू के लिए। उधर विनोद को भी निवेदिता का गुस्सा समझ में आ रहा था, क्योंकि वह चुपचाप थी। रात के समय निवेदिता के कमरे में आते ही विनोद ने उससे पूछा, निवेदिता, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है। यह बात सुनते ही विनोद पर निवेदिता फट पड़ी, तुम्हें इस बारे में पूछना अब याद आया है। कब से मेरा मूड खराब है, मगर तुम्हें तो जैसे दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हारी बहन ने मेरे हक पर डाका डाल दिया और तुम कुछ भी नहीं बोले। तुम्हें पता चल गया था ना कि तुम्हारी माँ ने सारे पैसे अपनी बेटी पर खर्च कर दिए हैं, तो तुमने कुछ भी क्यों नहीं कहा। तुम्हें कहना चाहिए था ना कि मम्मी ये पैसे दोनों के लिए थे। पापा जी की पेंशन तो मम्मी दबा कर रखती हैं और सारा खर्चा तुमसे करवाती है। अब क्या फिर से तुम मुझे साड़ी के लिए 10,000 दोगे। आज मुझे पता चल गया कि ये दोनों मुझसे कितनी जलन रखती हैं। जब भी तुम मुझे कुछ खरीदने के लिए पैसे देते हो, तो तुम्हारी माँ वही पैसे लेकर अपनी बेटी के साथ शॉपिंग करने चल देती हैं और मुझे सस्ती चीज़ लाकर पकड़ा देती हैं, और सारे पैसे बचाकर अपनी बेटी को शॉपिंग करवाती हैं ये। अरे क्या आपकी कमाई पर मेरा कोई हक ही नहीं है। आज 5,000 की साड़ी का एहसान ऐसे दिखा रही थी जैसे मेरे पति ने साड़ी के लिए पैसे ही नहीं दिए। कैसे कह रही थी कि मैं अपने पास से दिलवा रही हूँ, बहू ने अकड़ में नहीं ली। अरे मैं जब से इस घर में आई हूँ अपनी मर्जी का कुछ कर ही नहीं सकती। पहली बार साड़ी खरीदने जा रही थी, लेकिन वहाँ पर भी दोनों माँ बेटी कुंडली मार कर बैठ गई। विनोद, मैंने हर बार बर्दाश्त किया, मगर अब मेरी बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। यह तो अब अपनी बेटी के मायके में साड़ी का रौब जमाना चाहती है, मगर मेरे मायके का क्या। मुझे भी तो साड़ी की ज़रूरत थी, मुझे भी तो मायके जाना था, लेकिन इन लोगों ने मेरा हक फिर से छीन लिया। कहते कहते निवेदिता की आंखों से आंसू निकलने लगे। वह मुट्ठियां भींचकर बेड पर बैठी हुई गुस्से से बौखला रही थी। वह अब सासू माँ और उसकी बेटी से बदला लेना चाहती थी। तभी पुष्पा जी ने आवाज़ दी, अरे बहू, मेरा दूध गर्म किया या नहीं। पहले तो निवेदिता ने उनकी आवाज़ को अनसुना कर दिया, लेकिन जब दोबारा आवाज़ आई तो विनोद की तरफ गुस्से से देखकर पैर पटकते हुए चली गई। वह रसोई में पहुंची ही थी कि उसे कनक की आवाज़ आई, अरे मम्मी, इसकी मैचिंग ज्वेलरी भी तो हो जाती तो अच्छा होता, अभी तो ब्लाउज भी सिलवाना है। यह सुनते ही निवेदिता के कान खड़े हो गए कि इसने कितनी चालाकी से अपने हर खर्च को अपने मायके पर डाल रखा है। जब आती है तो ऐसे ही लूट कर जाती है। लेकिन तभी पुष्पा जी की आवाज़ आई, अरे अभी रहने दे, जब ब्याज का पैसा आएगा तो मैं तुझे पैसे भेज दूंगी, चिंता मत कर। अच्छा हुआ जो मैंने ज़मीन के पैसों की एफडी नहीं करवाई, तभी तो ब्याज का पैसा मिल रहा है।
यह सुनकर तो निवेदिता का दिल धक से रह गया। सोच सोच कर अब निवेदिता का दिमाग भन्ना रहा था। उसने सोच लिया कि सास के इतने बड़े झूठ को यूं ही विनोद को नहीं बताएगी, क्योंकि शायद विनोद भरोसा भी ना करे। इसीलिए सास को दूध देकर निवेदिता कमरे में जाकर चुपचाप लेट गई। अगली सुबह निवेदिता जब पुष्पा जी के कमरे की सफाई करने लगी तो उसकी नजरें जैसे कि कुछ तलाश कर रही थी। उसने चादर बदलते हुए गद्दा उठाकर देखा तो उसके नीचे सासू माँ की डायरी रखी थी, जिसमें वह हमेशा कुछ न कुछ लिखती रहती थी। निवेदिता ने आज पहली बार उस डायरी को खोलकर देखा तो उसमें जो कुछ लिखा था उसे देखकर हैरान हो गई। उसने 5 महीने पहले विनोद विनोद के नाम की जिस जमीन को बेचा था और विनोद से कहा था कि इसकी एफडी करवा दूंगी, उस पर मिलने वाले ब्याज को हर महीने की तारीख के अनुसार लिखा गया था। ब्याज की रकम देखकर भी वह हैरान हो गई। हर महीने उस मोटी रकम से हजारों रुपए का ब्याज पुष्पा जी के खाते में आ रहा था, जिसको वह अपनी डायरी में नोट कर लेती थी। उसने डायरी के कुछ और पन्ने पलटे तो फिर से उसकी आंखें फटी रह गईं, क्योंकि डायरी में उन्होंने उस खर्चे का हिसाब भी लिखा हुआ था जो वह विनोद से लेती थी, मगर घर का पूरा पैसा खर्च नहीं करती थी और जो पैसा बचता था उसे लिख लेती थी। इसके बारे में उन्होंने कभी विनोद को नहीं बताया। अच्छे खासे पैसे का हिसाब था। अब निवेदिता को समझ में आ रहा था कि आखिर वे कैसे कनक की हर ख्वाहिश पूरी करती है। बेटे के पैसे के ब्याज की पूरी कमाई चुपके से अपनी बेटी कनक और दामाद के ऐशो आराम, महंगे कपड़े और शॉपिंग पर न्योछावर करती आ रही थी। निवेदिता ने तो कई बार कहा, विनोद तुम्हें नहीं लगता मम्मी जी खर्च से ज़्यादा पैसे लेती है? तो विनोद ने कहा कि अरे नहीं निवेदिता, महंगाई बहुत है। मम्मी तो हमेशा ही बहुत किफ़ायत से चलती हैं, बल्कि सच तो ये था कि वो अपने बेटे विनोद की मेहनत की कमाई और ज़मीन के पैसे पर आ रहे ब्याज से केवल अपनी बेटी का घर भर रही थी। डायरी का एक एक पन्ना पढ़कर निवेदिता के खून में मानो लावा दौड़ रहा था। वह तो जैसे गुस्से से फटने को हो रही थी। आज जिस चीज़ की उसे तलाश थी उसे वह मिल गई थी। सासू माँ की वही कमजोरी जो वह अपने बेटे और पति से छुपा कर रखती थी। जिस डायरी को वह बस यूं ही समझती थी, वह डायरी तो आज बहुत बड़ा सबूत निकली। उसने डायरी बंद करते ही धीरे से कहा, बस सासू माँ, आपका खेल खत्म। अब आप मुझे तो खुद दुकान पर लेकर जाओगी और 20 नहीं 30,000 की साड़ी दिलवाओगी। सफाई के बाद बड़ी शांति से निवेदिता ने नाश्ता तैयार किया और जब नाश्ते की मेज पर जब पूरा परिवार बैठा हुआ था तभी पुष्पा जी ने कनक की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, वैसे हमारी कनक किस्मत की बहुत तेज है। कल 10,000 की साड़ी लेने गए थे लेकिन 20,000 की खरीद लाई। देखना कनक, तेरी जिठानी देखती रह जाएगी। अब खूब धाक जमाना ससुराल जाकर। पुष्पा जी बहुत अकड़ के साथ मुस्कुराते हुए यह सारी बातें कह रही थी तो उनके पति ने कहा, अरे वो तो ठीक है, मगर बहू भी ले आती तो अच्छा होता। तो पुष्पा जी ने हल्के से हंसते हुए कहा, अरे मैं तो दिलवा रही थी लेकिन उसने खरीदी ही नहीं। तभी निवेदिता नाश्ते की प्लेट पुष्पा जी के आगे रखते हुए बोली, सही कहा मम्मी जी, ससुराल में दीदी का दबदबा तो रहना ही चाहिए। वैसे मैं सोच रही हूँ अब आप मुझे साड़ी दिलवा ही दीजिए। यह सुनकर तो पुष्पा जी सपाट चेहरे से निवेदिता की तरफ देखने लगी। अब क्यों चाहिए तुझे साड़ी? तो निवेदिता ने उनकी बात का जवाब दिए बिना जो कहा उसे सुनकर पुष्पा जी के होश उड़ गए। अरे मम्मी जी, मुझे सुबह आपकी डायरी मिली थी। आप तो बहुत अच्छे से हिसाब किताब रख लेती हैं। मैं तो सोच रही हूँ कि डायरी को विनोद को दिखाती हूँ, उनको भी तो सीखना चाहिए कि हिसाब किताब किस तरह रखा जाता है। कैसे हर बात को तारीख के साथ लिखा हुआ है आपने कि कोई भूल ही नहीं सकता। यह सुनते ही पुष्पा जी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया और वह अपनी जगह से खड़ी हो गई। कहाँ है मेरी डायरी? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी डायरी को छूने की? तो उनके पति ने कहा कि अरे इतना क्यों तिलमिला रही हो, शांति से नाश्ता कर लो, डायरी ही तो है। वह इतनी जोर से बरस कर पड़ी लेकिन निवेदिता फिर भी मुस्कुरा कर बोली, अरे मम्मी जी, पैसे से पैसा बनाना भी हर किसी को नहीं आता। रुकिए, वो डायरी मैं अभी लेकर आती हूँ और विनोद को भी दिखाती हूँ। वहाँ पर बैठी कनक भी अपनी माँ के चेहरे को देख रही थी, क्योंकि वह सब समझ गई थी और पुष्पा जी के तो जैसे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई थी। जैसे ही निवेदिता डायरी लाने के लिए कमरे में गई तो पीछे से पुष्पा जी भी आ गईं। घबराहट के मारे मानो उनकी जान निकल रही थी। जैसे ही वह आई तो निवेदिता ने डायरी के दोनों हाथों को
दोनों को हाथों से पीछे कर लिया और हंसते हुए बोली, मम्मी जी मुझे पता था आप मेरे पीछे पीछे ज़रूर आएंगी। इतनी आसानी से तो नहीं मिलेगी ये डायरी। कमाल का हिसाब लिख रखा है आपने। इतना बड़ा राज आज हाथ लगा तो मैं दंगी रह गई। निवेदिता की मुस्कुराहट देखकर पुष्पा जी बेबसी से उसको देख रही थी। पुष्पा जी ने डायरी छीनने की कोशिश की तो निवेदिता बोली, डायरी तो आपको मिल जाएगी, लेकिन एक ही शर्त है कि आप आज ही मुझे साड़ी दिलवाने लेकर चलेंगी, वो भी पूरे 30,000 की। वरना यह सच पापा जी और विनोद के सामने आ जाएगा कि आपने ज़मीन के पैसे को ब्याज पर उठा रखा है, और यह भी कि विनोद से पैसे लेकर किस तरह कटौती करके कनक को देती हो। पुष्पा जी गुर्राई, तू क्या मुझे ब्लैकमेल कर रही है? तो वह बोली, हाँ जी, क्या करूँ, मेरी मजबूरी है। आज तक आपने मेरा इतनी बार हक जो मारा है। देख लीजिए मम्मी जी, अब फैसला आपके हाथ में है। अगर यह डायरी और यह हिसाब किताब पापा जी और विनोद के हाथ लग गया तो क्या होगा? विनोद आपको खर्चा देना बंद कर देंगे और ज़मीन के पैसे का ब्याज पापा जी के खाते में जाने लगेगा, और तो और कनक की 20,000 की साड़ी का तमाशा बन जाएगा। अब तो पुष्पा जी का गला सूख गया। वो समझ गई कि बहू अब चुप नहीं बैठेगी। इतने में निवेदिता डायरी को पल्लू में दबाए बाहर आई और बोली, विनोद, वहाँ पर मुझे एक आसमानी रंग की साड़ी पसंद आई थी। मम्मी जी ने कह दिया है कि मुझे वही दिलवाएंगी। क्यों, है ना मम्मी जी? पीछे से पुष्पा जी ने लाल चेहरे से निवेदिता की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट थी, लेकिन डायरी उसके हाथों में देखकर गला खंखारते हुए बोली, हाँ बहू, तुझे जो पसंद है दिलवा दूंगी। ऐसा कहते हुए पुष्पा जी की नज़र बार बार उस डायरी पर थी जिसको निवेदिता अपने पल्लू में छुपाए खड़ी थी। विनोद यह सब देखकर दंग था कि जो माँ कल तक एक एक पैसे के लिए नाटक कर रही थी, वो अचानक बहू पर 20,000 लुटाने को तैयार कैसे हो गई। उधर कनक का मुंह खुला का खुला रह गया। फिर तो निवेदिता सास के साथ साड़ी लेकर आई, जिसे देखकर कनक के होश उड़ गए। उसकी आंखों में अपनी और निवेदिता की साड़ी की तुलना नजर आने लगी। विनोद को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने अकेले में पूछा कि निवेदिता, ऐसा कैसे हो गया? तब निवेदिता ने अपने फ़ोन में कुछ तस्वीरें दिखाईं और उसे डायरी के पन्नों जो डायरी उस डायरी के पन्नों की थी जहाँ पर वह काला चिट्ठा लिखा हुआ था। तो विनोद को सारी सच्चाई पता चली तो वो हैरान हो गया और उसने तुरंत अपनी पिताजी को सारी सच्चाई बताई। फिर तो ससुर जी पुष्पा जी पर भड़क गए और तुरंत उन्हें पुष्पा जी से वो डायरी मांगी। पति को गुस्से से इतना बौखलाते हुए देखकर पुष्पा जी ने डर के मारे उनके हाथ में डायरी दे दी, मगर डर के मारे उनके हाथ पैर कांप रहे थे। वह तिरछी निगाहों से अपनी बहू को देख रही थी, जो खड़ी हुई मुस्कुरा रही थी। ससुर जी ने भी जब सब कुछ लिखा देखा तो वह पुष्पा जी पर बरस पड़े। हद हो गई पुष्पा, हमेशा से मैं और विनोद तुम्हारे हाथ पर कमाई रखते आए, क्योंकि तुम पर भरोसा करते थे, मगर तुमने तो भरोसा ही तोड़ दिया। पुष्पा जी अपनी सफाई देने चली तो वह और ज़्यादा तिलमिला गए। खामोश पुष्पा, एक शब्द मत बोलना, क्योंकि सबूत सामने है। ज़मीन के पैसे को ब्याज पर उठा दिया, जबकि कहती थी कि एफडी होगी, और हम भी बेवकूफ़ कि कभी भी तुमसे एफडी के पेपर ही नहीं मांगे। अब से यह ब्याज का पैसा विनोद के खाते में जाएगा और घर के खर्च की जिम्मेदारी अब बहू पर होगी। तुमने तो अपनी बेटी को भी बेशर्म बना दिया, जो भाभी का हिस्सा लेकर खुश हो रही थी। आइंदा से इसके ससुराल का लेन देन मैं देखूंगा, तुम नहीं। पति के इस फैसले के आगे पुष्पा जी कुछ बोल ही नहीं पाई। घर में सन्नाटा पसर चुका था, मगर निवेदिता मुस्कुरा रही थी। विनोद ने अकेले में कहा, निवेदिता, मैं सोच रहा था कि मम्मी जी ने इतनी आसानी से तुम्हें साड़ी कैसे दिलवा दी। जो मम्मी किसी के काबू में नहीं आती, वो तुम्हारे काबू में कैसे आ गई? तो निवेदिता ने हंसते हुए कहा, विनोद, उन्हें मुझ पर गुस्सा तो बहुत आ रहा होगा, क्योंकि मैंने साड़ी लेकर भी उनकी पोल खोल दी। मगर यह केवल एक राज नहीं, बल्कि उनकी सबसे बड़ी गलती भी थी, जिसको मैं किसी से छुपा नहीं सकती थी। और साड़ी तो मैंने अपमान का बदला लेने के लिए ली है। अब से मेरे साथ वो ऐसा नहीं कर पाएंगी। निवेदिता की इस बात पर विनोद कुछ नहीं बोला, लेकिन उधर पुष्पा जी पछता रही थी, क्योंकि उन्होंने कनक को 20,000 की साड़ी दिलवाई, और अपनी बहू पर भी गुस्सा आ रहा था, जिसने बदले में भी साड़ी लेकर भी राज को राज नहीं रखा। लेकिन निवेदिता बहुत खुश थी कि आज उसने अपनी सासू माँ को पूरी तरह से परास्त कर दिया था, जिस कारण पुष्पा जी के हाथ से उनकी सारी सत्ता ही छिन चुकी थी।